in this chapter of early empires. Previously we had discussed till agriculture. Now we'll start taxation. So किंग को अलग अलग काम करने के लिए रिसोर्सेज का ज़रूरत था, रुपया चाहिए था, और वो कहाँ से आता था? जिससे हम लोग आज गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं, वैसे ही पहले के लोग भी टैक्स देते थे. तो फार्मर्स सबसे ज़्यादा टैक्स देते थे क्योंकि मैक्सिमम लोगों का काम फार्मिंग का ही था. जितना भी प्रोड्यूस हुआ उसमें से 1/6 किंग को देना पड़ता था, शतभाग. और देयर वॉज अनदर टैक्स कॉल्ड बाली, बट एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट. इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता. टैक्सेस वेर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम क्राफ्ट्समैन सच एज पॉटर्स, वीवर्स, कारपेंटर्स, ट्रेडर्स. हर कोई टैक्स देता था. कोई अपना सर्विस दे रहा है, कोई रुपया दे रहा है. जैसे हर कोई रुपया नहीं दे पाता था, तो अब कोई पॉटर है तो वो अपना सर्विस देगा कि 2 दिन या 3 दिन महीने का किंग के लिए फ्री में काम करना होगा. तो दिस वॉज लाइक ऑफरिंग फ्री सर्विसेज टू द किंग. किंग्स अपॉइंटेड ऑफिसर्स एज टैक्स कलेक्टर्स टू असेस फार्मर्स प्रोडक्ट्स एंड कलेक्ट टैक्सेस. तो इसके लिए भी मिनिस्टर होते थे जो टैक्स कलेक्शन का काम करते थे. नेक्स्ट इज ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन. जैसे जैसे एग्रीकल्चर और उसका प्रोडक्शन बढ़ता गया तो बहुत ज़्यादा टैक्स आने लगा. तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. लोगों के पास इतना प्रोड्यूस होने लगा कि वो लोग टैक्स भरने के बाद भी काफ़ी उनके पास बचता था, तो दूसरे दूसरे जगह जाकर बेचते थे. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे कार्ट से, या तो बुलक कार्ट वगैरह, या फिर रिवर क्रॉस करके भी जाते थे. इस तरह से तो एक्सचेंज करने के लिए रुपया पैसा का ज़रूरत है. तो पंच मार्क्ड कॉइन्स मीडियम था एक्सचेंज का. Merchants organized themselves into associations और guilds. जैसे यूनियन होता है ना, फैक्ट्री में यूनियन सुनते हैं कि यूनियन वर्कर यूनियन आज स्ट्राइक पे चला गया, इस तरह से. तो वो लोग अपना एक ग्रुप जैसा बना लिए जिसको बोला जाता है गिल्ड्स या श्रेणीज. और इसमें भी एक हेड हुआ करता था. तो कोई भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी मर्चेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पूरा ग्रुप मिलकर सॉल्व करता था. और काफ़ी दूर दूर तक गुड्स लेकर जाता था, जैसे तक्षशिला वगैरह में. दूसरे कंट्री में भी भेजा जाता था, जो बहुत अच्छा क्वालिटी का आइटम होता था. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, विलेजेस का साइज और नंबर भी बढ़ता गया. विलेजेस के बीच का कनेक्शन रोड्स और रिवर्स के थ्रू और अच्छा होते गया. हर एक विलेज का हेड था जिसको बोला जाता था ग्रामिका, हु वॉज अ लिंक बिटवीन द विलेज एंड द किंग. तो विलेज का कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी काम करना है, या किंग का कोई भी ऑर्डर देना है विलेजर्स को, तो वो वही इंसान करता था. समटाइम्स विलेजेस डेवलप्ड इनटू टाउन्स. अगर विलेज बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और बड़ा हो गया तो उसको टाउन बोल दिया जाएगा. किसी काम के लिए वो फेमस हो गया तो इस तरह से बढ़ते जाता था. नेक्स्ट इज सोसाइटी. द सोशल सेटअप ऑफ द जनपदास और द महाजनपदास वॉज सिमिलर टू द लेटर वैदिक पीरियड. इसका मतलब इसमें भी कास्ट वर्णा सिस्टम था, क्षत्रियास, ब्राह्मण्स, वैश्यास और शूद्रास. हाउएवर इट वॉज नो लॉन्गर स्किल बेस्ड, इट बिकेम हेरिडिटरी. वैदिक पीरियड में क्या था कि अगर कोई अच्छा लड़ाई करता है तो वो एक क्षत्रिय बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में माहिर है तो वो ब्राह्मण बनेगा. लेकिन बाद में क्या हुआ, वो हेरिडिटरी बन गया. इसका मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, शूद्र का बेटा शूद्र. अगर किसी को अपना वर्णा चेंज करना हो तो वो नहीं कर सकता. तो ये बहुत गलत रूल था. सपोज कोई शूद्रा के फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन ही इज़ वेरी स्किलफुल इन वेपन्स, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय नहीं बन सकता क्योंकि बाय बर्थ ही इज़ अ शूद्र. Others objected to birth in a certain community being the decisive factor for the allotment of varna. बहुत लोग इस चीज़ को ऑब्जेक्ट करते थे. Next is religion. The period between 600 BCE and 300 BCE was one of religious turmoil and change. इसमें काफ़ी सारा चेंजेस आने लगा. Brahmins had begun to dominate the religious practices. हर चीज़ में ब्राह्मण्स का ज़्यादा चलता था. वो लोग एकदम एक्सपेंसिव रिचुअल्स करने लगे और ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा मंत्र, इस सब के साथ ज़्यादा सैक्रिफाइसेस, एक्सपेंसिव सेरेमनीज, ये सब चीज़ ज़्यादा करवाने जाने लगा. वेदास पे ज़्यादा फोकस जाने लगा. तो लोग डिससेटिस्फाइड हो गए कि पूजा पाठ ही सिंपल नहीं रहा, भगवान को मानना भी काम सिंपल नहीं रहा. तो हिंदुइज्म से लोग दूर जाने लगे, ब्राह्मणिज्म से लोग दूर जाने लगे. तो नया
रिलीजन्स आने लगा, जैसे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिसमें ये सारा इतना प्रिंसिपल्स नहीं था, सिंपल था, तो लोग यही सब रिलीजन फॉलो करने लग गए। अब दो एम्पायर के बीच में ज़्यादा पढ़ेंगे, दो एम्पायर के बारे में, वन इज़ मगध एंड अनदर वन इज़ वाजी। सो द किंगडम ऑफ मगध एमर्ज्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा। मगध एक बहुत इम्पॉर्टेंट महाजनपदा के फॉर्म में वो उभर के आया, क्योंकि इसको बहुत सारा एडवांटेजेस था। जैसे ये रिवर गंगा एंड सन के पास था, तो पीने के लिए पानी, कल्टीवेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के लिए पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल था। फिर गैंजेटिक प्लेन बहुत फर्टाइल लैंड है, तो क्रॉप्स बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ज़्यादा रुपया आएगा तो ऑब्वियसली वो किंगडम ज़्यादा प्रॉस्परस रहेगा। आयरन ओर का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स था, जिसके कारण एग्रीकल्चरल टूल्स बहुत अच्छे से बनता था। फॉरेस्ट्स बहुत था, तो ज़्यादा जंगल होने के कारण वुड बहुत ज़्यादा मिलता था, जो कि सोर्स ऑफ फ्यूल था पहले के ज़माने में। और एलिफेंट्स मिलते थे बहुत ज़्यादा, तो इससे आर्मी एक्सपैंड हुआ मगध का। पानी से आना जाना भी होता था, तो ट्रेडिंग नेटवर्क भी अच्छा हो गया। तो ये सारा तो जोग्राफिकल एडवांटेजेस था। लास्टली इट वॉज रूल्ड बाई सम स्ट्रॉन्ग रूलर्स सच एज बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु ऑफ द हरियनका डायनेस्टी। मगध को रूल करने वाले रूलर्स बहुत अच्छे थे, बहुत दूर का सोचते थे वो लोग, तो इस वजह से भी एम्पायर एक्सटेंड हुआ। शिशुनंगा और नंदा फैमिली के अंडर में भी मगध काफ़ी एक्सपैंड हुआ था। इतना ज़्यादा एक्सपैंड हुआ था कि अलेक्जेंडर चाहता था कि हम इसको कैप्चर करें, और लेकिन लोग उसको वार्न किए थे कि आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तुम नहीं कर पाओगे। नंदाज पूरे ऑलमोस्ट एंटायर गैंजेटिक प्लेन को कंट्रोल करते थे, और उनका कैपिटल था पाटलिपुत्र। लेकिन उनका जो आर्मी था वो बहुत क्रूअल था, बहुत अत्याचार करता था। तो इसी वजह से बहुत लोग नंदाज से नाराज़ हुए, जिनमें से एक था चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। तो वो लोग मिलकर नंदाज को बाद में हरा दिया और अपना डायनेस्टी शुरू किया, मौर्यन डायनेस्टी। द हरियाणका डायनेस्टी। तो बिम्बिसारा और अजातशत्रु के बारे में अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो बिम्बिसारा एक काफ़ी ग्रेट रूलर था मगध का, हरियाणका फैमिली को बिलोंग करता था। हिज कैपिटल वॉज गिरिवज्र और राजगृह। ही मेड मगध अ पावरफुल किंगडम बाई वेरियस मीन्स। वो कैसे मगध को स्ट्रांग बना रहा था, बड़ा कैसे बना रहा था, दूसरे किंगडम के प्रिंसेस से शादी कर लेता, या फिर वॉर करके कैप्चर कर लेता। वो अपना ट्रेड बढ़ाया, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाया, आयरन का यूज़ बढ़ाया, तो इन सब से मगध काफ़ी एक्सपैंड हुआ। फिर उसका बेटा अजातशत्रु रूल किया। तो अजातशत्रु इतना एम्बिशियस था, मतलब उसको किंग बनना ही था, तो वो अपने ही पापा को मरवा दिया। ये हिस्ट्री में ऐसा पहला केस है जहाँ पर कोई बेटा अपने पापा को मरवा कर किंग बना है, जिसको बोला जाता है पैट्रीसाइड। वो आसपास के जगह जैसे कोशाला, लिच्छवी, इन सबको भी रूल करना चाहता था, तो अटैक करता था। द कैपिटल ऑफ मगध वॉज राजगृह और मॉडर्न डे राजगीर इन बिहार। बिहार में अभी राजगीर के नाम से है ये जगह। लेटर अ न्यू कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर फोर्ट और जलदुर्ग was built at पाटलिपुत्र by अजातशत्रु's successors। बाद में पानी में एक किला बनाया गया और उसको कैपिटल बनाया गया। नेक्स्ट इज द वाजी किंगडम। द रिपब्लिक ऑफ वाजी, मतलब ये गणसंघा हो गया। तो द वाजन्स इंक्लूडेड 8 कन्फेडरेटेड क्लैंस ऑफ whom the लिच्छवीज, विदेहास, नत्रिकास एंड वाजीज were the most important। तो ये 4 ट्राइब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वैशाली, मॉडर्न बर्श इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बिहार, was the capital of Lichavis and the political headquarters of powerful Vaijan Confederacy। कॉन्फिडरेसी क्यों बोला है? क्योंकि ये 8 अलग अलग तरह का मिलकर बना है। द लिच्छवीज वेर फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा, वो लोग बुद्धा को मानते थे और मगधन से, मतलब मगध के लोगों से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड थे। द गण और असेंबली ऑफ द लिच्छवीज हैड मेनी मेंबर्स, ऑल ऑफ whom were called राजाज। जो असेंबली था, जो डिस्कस मिलता था साल में बहुत बार और सारा डिसीजंस लेता था, तो उनके सभी मेंबर्स को राजाज बोला करते थे, क्योंकि कोई एक किंग नहीं था और सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसी मीटिंग्स में लिया जाता था। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस
अच्छा, इतने लोग मिलकर डिसीजन तो ले लिए, लेकिन रूल पास करने के लिए तो कुछ लोगों का ज़रूरत है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए एक छोटा ग्रुप और बनाया गया था, जिसके मेंबर्स का नाम था राजा, उपराजा, सेनापति और बंदरिका। विमेन, दास और स्लेव्स और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स को लिच्छवी असेंबली का मेंबर्स नहीं माना जाता था। मतलब विमेन का कोई हक नहीं था कि वो लोग डिस्कस करें कोई भी प्रॉब्लम। दास या मतलब स्लेव्स का, और जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स के पास लैंड नहीं है, उन लोगों का कोई राइट नहीं था कि वो लोग असेंबली में मतलब मीटिंग के लिए आए। द लिच्छवीज वेर ब्रेव एंड वॉरलाइक। अजातशत्रु द किंग ऑफ मगध dared to fight against them. He failed to defeat them in open warfare. खुले मैदान में वो उन लोगों को नहीं हरा पाया अजातशत्रु, तो वो अपने मिनिस्टर को भेजा वसाकरा, ताकि वो लिच्छवीज के बीच में गलत फहमी पैदा कर सके। उसका प्लान पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि अजातशत्रु को 16 साल तक लड़ाई करना पड़ा लिच्छवीज से। सो दिस इज ऑल अबाउट द अर्ली एम्पायर्स।